ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಗಳು, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ मोहन दास अग्रवाल ಅವರು. ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. सर बहुत बहुत स्वागत है आपको. राज्य बीजेपी में ये डिफरेंसेस पैदा हुआ है, लीडरों के बीच में थोड़ा ये डिफरेंसेस है. आप आज कर्नाटक को आए, एक मीटिंग किए हैं लोगों के साथ, लीडरों के साथ. ये सब ठीक करने के लिए आप प्रयत्न भी किए हैं, वो सफल हुआ है? आपको लगता है वो संधान सक्सेसफुल है? आप जितना डिफरेंस बताना चाह रही हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. भारतीय जनता पार्टी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई. आज हमारे पास 22 राज्यों में सरकार है, 500 से अधिक सांसद हैं, 2000 से अधिक विधायक हैं, और भी विभिन्न स्तर पे मेयर और ग्राम प्रधान से लेकर लाखों की संख्या में हमारे पास जनप्रतिनिधि हैं. एक परिवार में 5 आदमी भी होते हैं तो 5 आदमी छोड़िए, मियाँ बीवी 2 आदमी भी होते हैं, तो उनके भी विचार कहीं कहीं किसी किसी मुद्दे पे नहीं मिलते हैं. सच है. जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उन सबके सोचने का अपना अपना हर चीज़ का एक नज़रिया होता है. और कभी कभी दोनों नज़रिए अपने आप में सही होते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि उनमें से एक गलत हो और एक सही हो. लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग एकदम स्ट्रेट जैकेट चलेंगे, दाएं बाएं नहीं देखेंगे, एकदम सब एक लाइन से हाँ कहेंगे, 100% टाइट जैकेट ढोके जिएंगे. जैसा समाज होता है वैसी ही राजनीति होती है. और दूसरा सच ये भी है कि विचारों की विभिन्नता के बीच में से नए विचार पैदा भी होते हैं. अगर हम सब अलग अलग विचार लेकर के संगठन में इकट्ठा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, खाली वैचारिक स्तर पर नहीं, काम के करने के तरीके के स्तर पर भी, तो संगठन का विकास भी नहीं होता है. तो हम लोग इसको जब तक कि कोई ऐसी चीज़ न हो जो संगठन के हित को नुकसान पहुंचाए, तब तक इसे विचार विमर्श और सहमति असहमति का एक सामान्य प्रक्रिया मानना चाहिए. अब मीडिया में उन चीज़ों को आपस में झगड़ा चल रहा है, सहमति नहीं है, प्रतिस्पर्धा है, तद्दनता चल रही है, असहमति चल रही है, बहुत बहुत तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है. वैसा तो नहीं है जैसा कांग्रेस में हो रहा है. पार्टी के अंदर तय हो गया कि 2.5 साल तक एक मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल तक दूसरा मुख्यमंत्री होगा. 2.5 साल बीत गया तो जो मुख्यमंत्री था वो कह रहा था मैं हटूंगा ही नहीं, दूसरा कह रहा था कि मैं हटा के मानूंगा नहीं. अंत में उस बेचारे को बेमरवत हटा ही दिया, ढकेल के निकाल दिया, अपमानित करके निकाल दिया. ये तो नहीं ना है कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी में. तो हम लोग इसको बहुत, सब अपने अपने आप में ज़मीनी नेता होते हैं ना, तो अपनी बातें कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, और फिर जहाँ उनके ऐसे अंतर विरोध होते हैं जहाँ कोई एक तीसरा पक्ष हो सकता है, उस तीसरे पक्ष को भी हम लोग रख लेते हैं, बातचीत करके उसका एक समाधान निकाल लेते हैं. ये कोई आज मैं आ गया इसलिए प्रक्रिया चल पड़ी, न तो ये सच है और नहीं यही सच है कि आज मैं इसी के लिए आ गया और ये काम को करने लगा. ये भी सच नहीं है, एक अधूरा सच है. मैं तो यहाँ आता ही रहता हूँ. अभी 16 तारीख को MLC चुनाव के पहले आकर के गया हूँ. तो इस नाते मैं न कोई इसी पर्पस के लिए आया था. मैं आया था तो वो लोग भी आए थे, अपनी अपनी बातें कह रहे थे. बातचीत करके जो समझाना था समझा दिया गया. और दोनों समझदार हैं, दोनों वरिष्ठ हैं,
दोनों बहुत लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में उन दोनों की बहुत अच्छी पकड़ है। दोनों मजबूत हैं। माननीय आपने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं नाम भी नहीं लूँगा। दोनों अपने अपने क्षेत्र के बहुत मजबूत नेता हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ताकत है कि हमारे जनप्रतिनिधि हवा में लटके हुए, किसी के नाम के सहारे लटके हुए ऐसा नहीं, अपने अपने क्षेत्र में मजबूत होते हैं। और मजबूत होते हैं तो होता भी है कि मैं कुछ हूँ, मेरी ही बात चले। तो हम लोगों ने उसका समाधान निकाल दिया है। वो बातें आई गई हो गई, ख़त्म हो गई हैं और अब उनमें कुछ नहीं रखा है। ये राज्याध्यक्ष के वो स्थान पे थोड़ा विजेंद्र जी है ना, उसके नाम पे उसको बदलना चाहिए। वो स्थान पे विजेंद्र जी बैठे हैं ना, उसके बारे में समाधान नहीं है कुछ लोगों को। यहाँ बीजेपी के अंदर ही कुछ लोग उनको बदलना चाहता है वो जगह से। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसमें कौन सी नई बात है? हम एक दुकान में साबुन खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का साबुन देखते हैं। कहते हैं भाई इतने दिन तक हमने लक्स लगा लिया, अब हमको मैसूर सैंडल लगा लेना है। ये आपके पास जब 5 अच्छे चॉइस होते हैं तो आप उस अच्छे में से किसी भी दूसरे अच्छे के प्रति एक आकर्षण रखते हैं। अपनी बातें कहते हैं कि भाई 3 साल का एक कार्यकाल हो गया, अब हमको भी काम करने का अवसर दिया जाए। इसमें कौन सी नई बात है? हर व्यक्ति हमारा वरिष्ठ नेता है। हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि भाई हम भी प्रदेश अध्यक्ष बने और हम भी पार्टी का भला करने का प्रयास करें। हम प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, हम इसके लिए पैरवी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमें तो मालूम है कि अगर ये प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो राष्ट्रीय नेता हो जाएंगे। हम प्रयास करते हैं, हमारे मन में भी हित होता है संगठन का बेहतरी। अब हमारी पार्टी का ये सौभाग्य है कि हमारे पास एक से एक बढ़ करके योग्य लोग हैं जो संगठन को बहुत बेहतर चला सकते हैं। पार्टी भी इसको जानती है और मानती है। लेकिन विजेंद्र जी भी 3 साल से काम कर रहे हैं और बहुत सफल काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे कर्नाटक में पहुंची है, तो उनका भी अपना एक पक्ष है कि हमने काम किया है। अब सरकार चुनाव आने का समय है, इस अनुभव का लाभ लेना चाहिए। जो नए लोग हैं उनका भी अपना एक पक्ष है। पार्टी सक्षम है इस बारे में, जब उचित समझेगी निर्णय लेगी। जब तक नहीं निर्णय लेती है तब तक जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के फेवर में सब कुछ है। देखा जाएगा क्या निर्णय लेती है पार्टी। यहाँ कर्नाटक छोड़ के सब जगह में बीजेपी सक्सेसफुल रहा है, सब जगह में, लेकिन कर्नाटका में क्यों बीजेपी? ये हमारा दुर्भाग्य था कि 2023 में किन्हीं कारणों से एक अपप्रचार का दौर चला और हम हार गए। उस चुनाव में हमको 65 या इतनी कितनी सीटें मिली और कांग्रेस को 135 मिली। लेकिन जो ही 1 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बावजूद उसके 224 विधानसभाओं में से 135 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिला और 65 या 66 विधानसभाओं में कांग्रेस को लीड मिली। भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर 46.76% वोट मिले और एनडीए को अपने दम पर कुल मिलाकर के 51.57% वोट मिले। तो लोकतंत्र में जिसे 51% वोट मिलता है उसे हम कमज़ोर तो नहीं, मजबूत पार्टी कहते हैं। +50 हम हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार भले ही कांग्रेस की हो, जनता के बीच में लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की है। जनता के बीच में पकड़ भारतीय जनता पार्टी की है और वर्तमान सरकार की अलोकप्रियता भी बहुत बढ़ी है। अब लोग नाराज हैं उनसे, बहुत नाराज हैं। उनके अंदर गवर्नेंस नहीं है, जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते, लालच देकर वोट लेना चाहते हैं और लालच भी पूरा नहीं करते। विकास सब ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पूरे कर्नाटक में वो हिंदू मुस्लिम दंगे ऐसे कैसे इकट्ठे हो जाएं इसकी परिस्थितियां वो जानबूझ के पैदा करते हैं। इन सारी चीज़ों को कर्नाटक की जनता देख रही है। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर
2024 की लोकसभा में हमारी लोकप्रियता 51.5% थी, 51.7%, 51.7%। तो आज हमारी लोकप्रियता करीब करीब 60-62% जा चुकी है। और आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत कर्नाटक में पाने वाली है। सर, परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुआ है, उसके बारे में हाईकमांड आके यहाँ कुछ मीटिंग वो कुछ नहीं हुआ है, अंदर के क्या हुआ है, यहाँ लोग क्या बोले थे, बीजेपी से क्या आदेश दिया हुआ था किसको वोटिंग करना है, वो फॉलो नहीं हुआ है अंदर। तो हाईकमांड उस पर आना चाहिए था, उसके बारे में यहाँ मीटिंग करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुआ वो क्रॉस वोटिंग के बारे में। वो क्यों? नहीं, ये जानकारी सही नहीं है। हर चीज़ सिर्फ आ करके और सिर्फ मीटिंग करके नहीं जानी जाती है। हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के बहुत से स्रोत होते हैं। हमें इस बात का दुख है कि इसमें तो कोई डिनायल नहीं है कि हमारे 3-4 लोगों ने जो उनको मत अलॉटेड थे उससे विपरीत वोट किया है। लेकिन इस चुनाव की एक बड़ी समस्या क्या है, ये विसंगति है इस चुनाव की। राज्यसभा के चुनाव में जब आप वोट देते हैं तो दिखा के वोट देते हैं, तो आपको मालूम रहता है कि किसने किसको वोट दिया। विधान परिषद के चुनाव में मतदान गोपनीय होता है, तो किसी को पता नहीं चलता कि किसने किसको वोट दे दिया। इस नाते सारी जांच हम लोगों ने की है, दिल्ली में बैठ के हुई है, हमारे स्थानीय नेता दिल्ली भी गए थे। हम लोग ये पिन पॉइंट अभी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन वो 4 लोग थे जिन्होंने अपने निर्देशों से हट करके मतदान किया। पता करने के कोई अप्रत्यक्ष तरीके भी होते हैं, हम लोग उन तरीकों से पता कर रहे हैं। उसको लेकर हम बहुत चिंतित हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आगे से न होने पाए। तो हम लोग उसके लिए सावधान हैं और जो उचित कार्यवाही होगी उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ जेडीएस और बीजेपी का मैत्री ये क्या है ना, वो यहाँ राज्य में सही से नहीं चल रहा है। वो दोनों के बीच में, दोनों पक्ष के बीच में वो सही से नहीं जा रहा है। इसके बारे में भी कोई मीटिंग होके वो सबको सही करने का कोशिश आप हाईकमांड से क्या हो रहा है सर? मैं आपकी बात से बहुत कुछ सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ जो बातचीत की प्रक्रिया होती है वो 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं होती है। 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, लगातार करते हैं, वो एक अलग विषय है। अध्यक्ष भी हमारे यहाँ होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होता है, लेकिन जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है वो हमारे यहाँ सामूहिक होती है। हम लोग अपने सारे राजनीतिक निर्णय कोर कमेटी से लेते हैं, और कोर कमेटी में पार्टी का नेता, विधायक दल का नेता, विधान परिषद का नेता, पूर्व जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे पूर्व 2-3 हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, माननीय येदियुरप्पा जी जैसा बड़ा चेहरा है, 3-4 और भी जो वरिष्ठ नेता होते हैं, उन जो पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, ऐसे लोगों को लेकर के हम करीब करीब 15-16 लोगों की एक कमेटी बनाते हैं, जिसकी हर महीने ये निश्चित है कि हर महीने में एक बैठक होगी। हम लोग बैठते भी हैं, अभी 5 तारीख को बैठक हुई है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले महीने आए थे, तब बैठक हुई थी। तो हमारे जो राजनीतिक निर्णय होते हैं वो न तो प्रदेश अध्यक्ष के विचार से निकलते हैं, न नेता प्रतिपक्ष के विचार से निकलते हैं। ये आपस में बातचीत करके कोर कमेटी में विषय लाते हैं, और अंतिम निर्णय हमारे यहाँ कोर कमेटी से लिया जाता है। कोई भी निर्णय हो, तो राज्यसभा में कौन जाएगा, विधान परिषद में कौन जाएगा, कांग्रेस के प्रति हमारा क्या स्टैंड होगा, ये सारे, अभी पंचायत चुनाव अगर कहीं हो गया, हालांकि सरकार तो करा ही नहीं रही है, भाग रही है, डर के मारे भाग रही है। तो ये सब निर्णय हमारे यहाँ सिस्टम है कोर कमेटी का। हम व्यक्तिवादी संगठन नहीं है, इसलिए 2 व्यक्तियों की बातचीत पर नहीं बल्कि सामूहिक निर्णय पे काम करते हैं। और सर SIR स्टार्ट हुआ है यहाँ हमारे कर्नाटका में, ये चल रहा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के लोग उसका अधिकार का दुरुपयोग करके यहाँ SIR सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसके बारे में कोई ऑफिशियल वे से उसके विरोध कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बीजेपी की तरफ से उसके विरुद्ध कोई क्रम लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है सर। उसके बारे में देखिए, मैं तो आप लोगों का आभारी हूँ।
सिर्फ आप ही नहीं, सारी मीडिया ये कहती है कि कांग्रेस की सरकार एसआईआर को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही है, अपनी सरकार का दुरुपयोग कर रही है। कैसे भाजपा के वोटरों को कम से कम सदस्य बनाया जाए और उनके फर्जी वोट कैसे फिर से सदस्य बना दिए जाएं, इसके लिए प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग में जहाँ कहीं गलती होती है उसको हम सड़कों पर आंदोलन करके विरोध नहीं कर सकते, उसकी एक प्रक्रिया होती है। हम राज्य चुनाव अधिकारी के पास जाते हैं, हम दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाते हैं, हम अपने प्रतिवेदन और अपने सबूत देते हैं और राज्य चुनाव आयुक्त एक निष्पक्ष संस्था है, जैसा उचित चाहती है वैसा निर्णय लेती है। हमारे लोगों ने लगातार जो कर्नाटक के चुनाव अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिए हैं, उनसे मिलने काम किया है, मिल करके सारे तथ्य बताए हैं। मैंने स्वयं दिल्ली से अपनी टीम को, जो राष्ट्रीय टीम है लीगल टीम, उसको चुनाव आयुक्त के पास भेजा था, वहाँ भी प्रतिवेदन दिया गया था और हम आभारी हैं, चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में भी लिया है। और ये जो बदमाशी बीएलओ के माध्यम से ये सरकार करा रही थी, क्योंकि नियम ये था कि बीएलओ हर मतदाता के घर 3 बार जाएंगे, खुद जाएंगे और हमारे हर राजनीतिक दल, हमारे ही नहीं, हमारे और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के लोगों को लेके जाएंगे, जिनको हम BLA 2 कहते हैं। लेकिन सरकार ने बीएलओस के ऊपर दबाव बना करके एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मस्जिद में बैठ जाओ, कहीं मुस्लिम नेता की दुकान में, प्रकल्प में, टीचिंग स्कूल में बैठ जाओ, कैंप लगा के बांट दो। और नागरिकों को, क्योंकि नागरिकों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, एक आम नागरिक 2005 और 2025 की मतदाता सूची को मिला नहीं सकता है, उसको बताना पड़ेगा। तो यह ट्रेनिंग करने का काम भी बीएलओ नहीं कर रहे थे। अब कल चुनाव आयोग का अधिकार निर्देश आया है, बीएलओस के लिए घर घर जाना पहले सलाहकारी था, अब मैंडेटरी किया गया है। कहा गया है कि जाना पड़ेगा और यह भी कहा गया है कि जिस घर में आप जाए हैं वहाँ अगर कोई मतदाता न मिले तो वहाँ फ़ोटो खींचें, फ़ोटो खींच करके चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करें। और यह भी कहा गया है कि आपको अपने साथ में BLA 2 को भी राजनीतिक दलों के लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब जो निर्देश आए हैं, सरकार तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का इतिहास है लंबा पुराना, सत्ता में जब भी बैठती है तो सत्ता का दुरुपयोग करती है। लेकिन हम लोग जागरूक हैं, प्रयास करेंगे कि हम ये नहीं देखते हैं कि कौन भाजपा का वोटर है और कौन गैर भाजपा का वोटर है। हर नागरिक का अधिकार है कि मतदान करे और हर नागरिक का नाम, जो वास्तव में कर्नाटक का नागरिक है, उसका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता नीचे तक हर बूथ पे लगे हुए हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सदानंद गौड़ा जी का एक ऑडियो कहकर एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सदानंद जी, आज का जो जमाना है तकनीकी का बहुत खराब हो गया है। हम और आप बात कर रहे हैं, ये रियल है, लेकिन हम और आप बात न कर रहे हों तो ऐसा भी AI से बनाया जा सकता है। हाँ, बना सकता है, जिसमें लगेगा कि हम और आप वैसे ही जीवंत बात कर रहे हैं जैसा कि एक्चुअली बात करते हैं। तो ये जो तकनीकी विकास का दौर आया है उसने बहुत से विश्वसनीयता के संकट पैदा कर दिए हैं, वीडियोज़ में, ऑडियोज़ में। अब ये सिद्ध कर पाना जब तक कि किसी चीज़ का फोरेंसिक जांच न करा लिया जाए कि ये डीप फेक है या डीप ऑडियो, फेक ऑडियो है या ओरिजिनल है, ये बड़ा मुश्किल सा हो गया है। सदानंद गौड़ा जी हमारे बहुत वरिष्ठ और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सहज और सरल प्रकृति के व्यक्ति हैं। हम लोग उनसे उम्मीद भी नहीं करते थे और उन्होंने वो बातचीत भी नहीं की है। उन्होंने कहा इस बात को कि नहीं, ये मेरी बातचीत नहीं है और हम उन पे विश्वास करते हैं। कोई ना कोई खेल हुआ है, जब जिस प्रांत में सरकार कांग्रेस की रहेगी वहाँ खेल ना हो, वहाँ षड्यंत्र ना हो, ये तो संभव नहीं है ना। ये तो यही करते ही हैं, ताकत का दुरुपयोग करते हैं और भ्रम का माहौल, झूठ का माहौल, खटजाल फैलाते हैं ये लोग। मुझे लगता है कि यही कुछ ऐसा रहा होगा, फिर भी हम लोग उसकी जांच कराएंगे ऑडियो की। विजयेंद्र जी राज्य अध्यक्ष स्थान पे कंटिन्यू होंगे? हम ये नहीं कह सकते,
एक राज्य प्रभारी के रूप में हमारा अधिकार नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं कि जब तक वो न बता दें तब तक विजन जी अध्यक्ष हैं, पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं, कोई अल्पकालिक अध्यक्ष हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह निर्णय कि होंगे या नहीं होंगे, अगर ये निर्णय मैं ले लूँगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या निर्णय लेंगे, ये निर्णय उनको लेने दीजिए। राज्य बीजेपी में क्या ये डिफरेंसेस पैदा हुआ है, वो सब निकाल के यहाँ एकता लाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? बीजेपी में बहुत एकता है। हमारे अंदर ऐसी प्रक्रिया है कि हम आपसी वैचारिक भिन्नताओं को संगठन के भीतर सुलझा लेते हैं। मैंने आपसे कहा राज्य स्तर पे कोर कमेटी होती है, ऐसे ही हमारी जिला स्तर की कोर कमेटियाँ होती हैं। हमारे यहाँ हर कमेटी महीने के दूसरे हफ्ते में एक बार बैठती है। हर जिले के सारे पदाधिकारी महीने के दूसरे सप्ताह बैठते हैं। हर मंडल के पदाधिकारी महीने के पहले सप्ताह बैठते हैं। बाकायदा एजेंडा और विषय लेकर के बैठते हैं। मिनट शब्द मीटिंग बनाते हैं। स्थानीय समस्याओं पे चर्चा करते हैं और संगठन की भीतर की समस्याओं पे चर्चा करते हैं। तो हमारे बीच में बातचीत करके असहमतियों को दूर करने का इतना बार अवसर मिलता है। जो मंडल पर न हो वो जिले पे हो जाए, जो जिले पर न हो पाए वो प्रदेश पे हो जाए, जो प्रदेश में न हो पाए वो प्रभारी तक आ जाए। ऐसा हमारे पास इतना स्तर पर अंतर्विरोध को ख़त्म करने के फैसले रास्ते हैं। हमने इतने वेंट हाउसेस बना रखे हैं कि विभिन्नताएं स्वाभाविक होती हैं, असहमतियां भी स्वाभाविक होती हैं, लेकिन वो कभी संगठन के लिए समस्या नहीं बन पाती है। आज मीटिंग के बाद सुधाकर जी, विश्वनाथ जी सब मीडिया को बाइट दिया है, उसके बारे में बात की है। हम मीटिंग में इसके क्या भिन्नाभिप्राय क्रिएट हुआ है, सबके बारे में हमने चर्चा किया है। सबको हम दूर रख के, सबको बुला के, सबको भूल के हम आगे चलेंगे कहकर सबके सामने बोल दिया है। वो सच में फॉलो करते आपको लगता है जी? देखिए, यही तो भाजपा की खूबसूरती है। भाजपा इसीलिए पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे सब कार्यकर्ता सोने नहीं हीरे की तरह होते हैं और आपस में कोई विभिन्नता आ भी जाए तो संगठन के हित में वो अपनी सारी विभिन्नताएं छोड़ करके एक हो जाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा मैं तो जानता नहीं हूँ, ये तो मीडिया के लोग जानते होंगे या जो आप बता रहे हो वो जानते होंगे, लेकिन आपके बताने से लग रहा है कि उन्होंने इसको समझ लिया है कि हमें मिलजुल कर काम करना है। मैं आपसे कह रहा था ना कि हमारे यहाँ जो असहमतियाँ होती हैं वो बहुत गहराई तक नहीं जा पाती हैं और बहुत दीर्घकालिक नहीं होती हैं, तात्कालिक होती हैं। और जब उनको समझा जाता है तो कई बार संवादहीनता से उत्पन्न चीज़ें होती हैं। वो संवाद हो गया, चीज़ें ठीक हो गई हैं। हम लोग को उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस परिस्थितियाँ पैदा करनी होती हैं। वो कार्यकर्ता तो भाजपा के ही नहीं, जैसे मैं कार्यकर्ता हूँ वैसे विश्वनाथ जी भी, सुधाकर जी, वो सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। सबके समझ में आता है कि संगठन हमारी माँ है और हमें अपने माँ के, हम सब माँ के बच्चे ही तो हैं। जैसे भारत माँ के बच्चे हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी के बच्चे हैं। हम सब मिलके काम करते हैं। आप वही चीज़ बता रही कि उन्होंने कहा, अब तो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई हमारी विभिन्नता नहीं है। धन्यवाद आपको इसके लिए। सर, आगे का चुनावन में, इलेक्शन में जीतने के लिए बीजेपी का अब से तैयारी हो रहा है, कैसे तैयारी चल रहा है सर? देखिए, बीजेपी कोई एक दिन चुनाव करने की तैयारी नहीं करती है। हम पूरे 5 साल काम करते हैं। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक वो होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं और परीक्षा के दिन सोते हैं, हम उनमें से हैं। एक वो होते हैं जो पूरे साल लखेरागिरी करते हैं और चुनाव के दिन पर्ची बनाते हैं, चिट बनाते हैं, कोई इधर खोजता है, कोई इधर खोजता है, नकल करके पास करना चाहते हैं, जिसमें कांग्रेस आती है। तो चुनाव हमारे संगठन के प्रतिरूप का हिस्सा है। हमें जनता के बीच में चुनाव में जाना होता है। हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी साल भर काम में जाते हैं। आप एक दिन भी ऐसा हमारे संगठन में नहीं पाएंगी जिसमें हमारा कार्यकर्ता किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में न जा रहा हो। लगातार जाते हैं। चुनाव का एक तंत्र होता है जिसे हम बूथ टीम कहते हैं। वो हमारी एक दिन की संगठन नहीं है। हमारे हर बूथ में हमारे पास एक बूथ टीम होती है जो साल भर में 6 कार्यक्रम आवश्यक रूप से करती है। अब आप कल्पना करिए,
तकरीबन मुझे लगता है कि 58,000 के आसपास बूथ होंगे यहाँ। अब उन 58,000 बूथों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुई, पंडित दीनदयाल मुखर्जी हुआ, भाजपा की स्थापना दिवस हुआ, ये सारे कार्यक्रम निश्चित तरह से, मन की बात हुआ, ये सब कार्यक्रम हर बूथ पर लगातार आयोजित होते हैं। बूथ के कार्यकर्ता भी बैठते हैं और उन कार्यक्रमों के बहाने उस बूथ और उस गांव के नागरिकों को बुला करके भी बैठाते हैं। तो ये जो हम करते हैं यही तो जनसंपर्क है ना, और चुनाव भी तो जनसंपर्क है। तो हम वो संगठन नहीं है जो चुनाव की घोषणा हो जाए तो लग जाए, पर्ची बांटने लग जाए। हम तो पूरे 5 साल काम करते हैं, इसलिए चुनाव कल हो जाए तो हम तैयार हैं, और चुनाव 28 में हो तो हम तैयार हैं। हमारी सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता, और हमसे अधिक जनता ने भी अब तय कर लिया है। हमसे अधिक जनता इंतजार कर रही है कि 2028 कैसे आए, और इस आपराधिक वृत्ति की, तानाशाही वृत्ति की, तुष्टीकरण करने वाली करप्ट वृत्ति की सरकार को कैसे वो जल्दी से जल्दी रिप्लेस करें और यहाँ डबल इंजन की सरकार लाए। कर्नाटका में एसआईआर लाना जरूरी है कहकर केंद्र से इसके बारे में सोचा आप, एसआईआर स्टार्ट हुआ है राज्य में। आपको लगता है क्या यहाँ कांग्रेस ऐसे लोगों को वोटों के लिए कुछ कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि एसआईआर करना ज़रूरी पड़ा कर्नाटका में? देखिए, एसआईआर कर्नाटका ने कांग्रेस की असलियत खोल के सामने रख दिया। पूरे देश में कांग्रेस हल्ला मचाती रही कि एसआईआर में भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, गलत तरीके से नाम जोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे। सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का कोई तंत्र नहीं होता, कोई भी कर्मचारी नहीं होता, एक भी कर्मचारी नहीं होता। एसआईआर कराने में जितने भी कर्मचारी लगते हैं वह सब राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, और सब मुख्यमंत्री के द्वारा नियंत्रित होते हैं। राज्य चुनाव अधिकारी सरकार का, राज्य सरकार का, जिला चुनाव अधिकारी राज्य सरकार के, और बीएलओ राज्य सरकार का। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि भाई हमसे और चुनाव आयोग से क्या मतलब। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और आप विश्वास करिए 2 करोड़ नाम कटे हैं। हमने तो वहाँ प्रभावित करने की कोशिश नहीं किया। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम किसके नाम कटे ये हमारा चिंतन का विषय नहीं था। जो मर गए, जो कहीं बाहर चले गए, जिनका नाम दोहरा था, ऐसे सारे नाम कटने चाहिए थे, कटे थे। लेकिन जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वहाँ उन्होंने बीएलओस को अपने घर कह दिया जाना ही नहीं है। अब आप बताओ, 6 दिन के अंदर कर्नाटक के अंदर 72% फॉर्म वापस आ गए। ये संभव है? नहीं। एक बीएलओ अगर पूरी ईमानदारी से इन्यूमरेशन फॉर्म बांटना शुरू करे और एक एक नागरिक को समझाना शुरू करे तो एक दिन में क्या घर जाएगी? 30 घर जाएगी। 30 घर से ऊपर नहीं जा सकती, नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। अब वहाँ वो फॉर्म देगी, वो बेचारे 2022 और 2025 का मैपिंग करेंगे, किसी तरीके से अपना नाम खोजेंगे, खोज करके फॉर्म भरेंगे। इट ऑल टेक्स टाइम। चुनाव आयोग ने इसके लिए 1 महीने का समय दिया है कि एक मतदान केंद्र में अगर मान लीजिए 1200 वोट हैं, मान लीजिए अगर 300 घर हैं, मान लीजिए अगर एक आदमी 30 घर में चला गया तो 10, 12, 15 दिन उसको घर में जाने में लगेगा। फिर लोग भर करके वापस लाएंगे। इधर इन्होंने 6 दिन के अंदर 72% फॉर्म जमा कर लिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ साफ साफ यही है कि इन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे नहीं, इन्होंने पहले से ही अपने मतदाता चिन्हित कर लिए थे। जो कांग्रेस के समर्थक मतदाता थे उनके फॉर्म इन्होंने स्वयं भर के जमा कर दिए, और जो इनसे सहमत नहीं थे कह दिया जाओ तुम जमा करो। अब वो गलत फहमी में है कि जिनका उन्होंने जमा करा दिया वो उन्हीं के मतदाता थे। अरे 51-52% वोट तो हम पाते हैं तो तुम कहाँ से 72% में तुम्हारे वोट कैसे होंगे? तो इन्होंने जितने बंगलिंग की भी है उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाला है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये बीएलओ 2 इनके एसआईआर को प्रभावित करेंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के वोटों को कम से कम करने का भी प्रयास करें, लेकिन हमारे पास बहुत वोट है। हमको 28 में चुनाव हरवा नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी बदमाशी कर लें एसआईआर में।
सरकार तो 28 में भाजपा की ही बनेगी। ಸರಿ, अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। ನಮಸ್ತೆ। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಸತ್ಯವೇ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಾಳ.